हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है, आज हम प्रिज्म को एक्सप्लेन करना है। लाइट रे का प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से अपवर्तन होता है, उस अपवर्तन को कैलकुलेट कराएंगे। उसमें प्रिज्म एंगल आपको कैलकुलेट करना है, डेविएशन और डिस्पर्सन किस तरीके से होता है प्रिज्म में, ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म आपको यहाँ पे निकालना। तो सबसे पहले आप प्रिज्म का किस तरीके से प्रिज्म होती है, उसके कौन सी सरफेस होती है, कितने ट्रायंगल होते हैं प्रिज्म में और कितने रेक्टेंगल का फॉर्म होता है, तो इसको आप देख लेते हैं। एक ये डायग्राम में हमने दिखाया है, आपने लैब में प्रिज्म देखी होगी। तो प्रिज्म के दो सतह होती हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म में होती हैं और इस तरीके की जो सरफेस होती हैं, ऐसे सरफेस कनेक्ट होती हैं। एक उसकी बेस होता है, तो एक बेस होता है और इस तरीके से ये सरफेस कनेक्ट, ये फॉर्म बनता है। ये रेक्टेंगल का एक फॉर्म है। तो प्रिज्म में जो रेक्टेंगल होते हैं वो कितने होते हैं, दो, सॉरी ट्रायंगल होते हैं दो, और रेक्टेंगल कितने होते हैं, वो तीन होते हैं। ये ये रेक्टेंगल का फॉर्म है, एक इस सरफेस का, एक जस्ट इसके अपोजिट सरफेस और एक इसका बेस। तो रेक्टेंगल जो होते हैं वो थ्री होते हैं और ट्रायंगल कितना होते हैं, दो। अच्छा, लाइट रे जो इंसिडेंट करती है किसी एक रेक्टेंगल सरफेस पे इंसिडेंट करती है। इसके बाद प्रिज्म की में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रे इमर्ज कर जाती है, इमर्जिंग रे निकल, निर्गत किरण निकल जाती है बाहर। तो ये मीडियम है, N1 मीडियम दिया गया। N1 मीडियम से कोई भी लाइट रे आपतित होती है, ये आपतित किरण यहां से आपतित होगी, इसमें अपवर्तित होगी, अपवर्तित होने के बाद फिर से N1 मीडियम में निर्गत हो जाएगी। निर्गत मीन्स होता है इमर्जिंग लाइट। तो इंसिडेंट लाइट रे P पॉइंट से ट्रेवल करती है और प्रिज्म के Q पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। Q पॉइंट को हमने क्या लिया है, एक इंसिडेंट पॉइंट लिया है। तो ये जो PQ रे है वो इंसिडेंट रे है। ठीक, अब प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है वो किस पॉइंट पे हो रहा है, इस P से। जब ये विरल माध्यम में, रेयर मीडियम है, इस रेयर मीडियम से जब लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर आएगी, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाएगी, तो डेंसर जाती है तो अवे टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्योंकि जब विरल से सघन में जाएगी तो बेंड किस तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द नॉर्मल। तो यहां पे लाइट रे हल्का सा बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी और इसके बाद सेकंड सरफेस पे आ जाती है। और जब सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो वहां भी एक नॉर्मल बन जाएगा। तो इस पे जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस पे एक हमने नॉर्मल यहां भी बना दिया, ये एक नॉर्मल बन गया। ठीक, अब ये लाइट रे यहां पे एक ये नॉर्मल बन गया। अब इस लाइट रे से जब इस पॉइंट से बाहर जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ग्लास का मीडियम, क्योंकि जो प्रिज्म होती है वो ग्लास की बनी होती है, और जब ग्लास मीडियम से बाहर जाएगी तो ये डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में। तो रेयर मीडियम में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा, ये इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस तरीके से ये यहां से बाहर निकल। तो ये टोटल इसमें फिनोमिना है। लाइट रे हमारी कौन कौन सी, ये PQ है और QR, यहां पे इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और इसके बाद में ये इमर्जिंग लाइट रे यहां से निकल गई, ये हो गई इमर्जिंग रे। इसलिए इसका जो इसके साथ एंगल बनेगा वो इमर्जिंग एंगल बन रहा है। और इस लाइट रे को हम बोलते हैं, जो ये लाइट रे है इसको हम बोलेंगे अपवर्तन किरण, QR जो हो जाएगी, QR, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम कहते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो गई। और PQRS, जो RS किरण है वो निर्गत किरण है, निर्गत किरण, इसको बोलते हैं इमर्जिंग रे, ये इमर्जिंग रे। ठीक, और PQ आपको पता है, PQ क्या है,
इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ये एक आपतित किरण। ठीक है, तो ये सभी लाइट रे आप समझ गए। यहां से अब इस लाइट रे को जो जो यहां से बेंड हुई, ये यहां से बेंड हो गई, इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, अगर ये बेंड ना होती तो ये इस लाइट रे को हमने पीछे बढ़ाया बेंड होने के बाद में, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस जगह पे जो एंगल बनता है उसको हम डेविएशन एंगल कहते हैं। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं विचलन। इसको विचलन कहते हैं और इसी को कहते हैं डेविएशन। यही डेविएशन एंगल बन जाता है। ये क्या है? डेविएशन है। तो ये क्रोनिकल डेल्टा ये बन गया डेविएशन एंगल। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये एंगल बन जाएगा प्रिज्म का, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसी को कहते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल है ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कैपिटल ए ये बन जाता है प्रिज्म एंगल। अब देखो यहां पे आप देख सकते हैं इस रे डायग्राम में इंसिडेंट लाइट रे के साथ इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ये कोण आई हो जाएगा। और ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल कौन सा है? ये दिया गया। इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल लेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंगल हमने आर बन लिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पे फिर से ये सेकंड लाइट रे है, इसका नॉर्मल ये दिया गया जो रेड से आपको दिखाया। तो इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ इंसिडेंट कर रही, लेकिन किस एंगल पे कर रही? इसी एंगल पे तो जाएगी, ये दोनों नॉर्मल है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सपोज दैट R2 एंगल ले रहे हैं, और इसके बाद में ये लाइट रे यहां से इमर्ज हो गई तो इमर्जिंग एंगल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं, ई को कहते हैं इमर्जिंग एंगल। इसी को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो ये टोटल आपने इस रे डायग्राम को समझ लिया, एक बार फिर से समझ लिया। ये पॉइंट हमने दे दिए हैं, ये एम पॉइंट है और एक ये एन पॉइंट। अब हमें इसमें सोल्यूशन करना है पूरा। आप इस रे डायग्राम को समझ गए होंगे, तो इसमें सोल्यूशन क्या करना है? देखो यहां से इस लाइट रे को साथ में ये दो एंगल बन रहे हैं, ये यहाँ पे ये कंडीशन है, कोई भी लाइट रे इस तरीके से क्रॉस कर रही है, सीधी लाइट रे जा रही है, तो इनके साथ जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री ये होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, टोटल एंगल यहां से इस सरफेस के साथ में। तो सबसे पहले आप रे डायग्राम को इसको नोट कर लें, ये रे डायग्राम अच्छे से, क्योंकि आप एक बार फिर से समझ लें कि लाइट रे हमारी किस में जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो फर्स्ट लाइट रे पी क्यू और ये है क्यू आर। क्यू आर में क्या हो रहा है? प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन लाइट रे क्यू आर है, इंसिडेंट लाइट रे पी क्यू है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कर रही है, और इसके बाद इसका इमर्जिंग लाइट रे जो निर्गत किरण है वो कौन सी है? आर एस। आर एस हमारी निर्गत किरण है। अब हमने क्या किया, इस इंसिडेंट लाइट रे को हमने अगर विदाउट डेविएशन, अगर ये आगे बढ़ती, इसका डेविएशन ना होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इस लाइट रे का ना होता, तो हम इसको सीधे ले जाते, क्योंकि अगर दोनों की मीडियम सेम होते तो ये सीधी रेखा में जाती लाइट रे, तो ये सीधी रेखा में निकल जाती। अब हमने क्या किया, क्योंकि प्रिज्म है, प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम है, इसलिए लाइट रे हमारी क्या होगी? बेंड हो जाएगी अपनी एक्चुअल पोजीशन से। तो ये बेंड हो गई, बेंड होने के बाद में जो ये क्यू आर रे मिली, ये हमारी अपवर्तित किरण मिली। क्या मिली? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण फिर से सेकंड सरफेस एसी पे जब इंसिडेंट होगी जाके, तो यहां से ये क्या होगी? बाहर मीडियम में जाएगी। बाहर का मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है, तो ये क्या होगी? इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये सभी एंगल इसके साथ बन जाते हैं। तो रे डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको इस रे डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब आपको इसमें ज्योमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखना है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में हम इससे, इस टॉपिक से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखते हैं इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करना है कि इसमें
रेक्टेंगल दिया गया है ए क्यू एंड आर, ये एक रेक्टेंगल दिया है, इसमें आपको ज्योमेट्री अप्लाई करना है। यहां एंगल ए जो है वो कितना है, ए, ये ए एंगल दिया गया। सेकंड, ये ट्रायंगल जो रेक्टेंगल दिया गया इसमें एंगल कौन कौन से हैं, एक तो एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल कौन सा है, ए क्यू एन, तो यहां पे लिख देंगे प्लस ए क्यू एन, और क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर प्लस एन आर ए, एंगल एन आर ए। रेक्टेंगल के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितने के बराबर होता है, 360, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया। ओके, एंगल ए, ये एंगल दिया गया, और ये रेक्टेंगल कौन सा है, ए क्यू एन आर, ये रेक्टेंगल है, तो आपने एंगल ए ऐड किया, एंगल क्यू ऐड किया, एंगल एन ऐड किया, एंगल आर ऐड किया, ऐड कर लिया। अब आपको ये देखना है रे डायग्राम में जो एंगल क्यू है वो किसके साथ बन रहा है, इस नॉर्मल के साथ, क्योंकि ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है। और जब कोई भी नॉर्मल से के साथ एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल जो होगा, तो ये टोटल एंगल जो हो जाएगा, इसको हम रे डायग्राम अगर इसमें शो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये समझ सकते हैं इस रेड लाइन से जो ये नॉर्मल दिया गया इससे यहां तक का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्यू एंगल जो होगा, ए क्यू एन, एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, प्लस क्यू एन आर, आपको पता नहीं है तो इसको वैसे ही रख देंगे, क्यू एन आर प्लस एन आर ए। अच्छे से समझ जाए, हम बहुत धीमे चल रहे हैं और आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए, इसलिए ये क्या दिया गया, नॉर्मल, और इसके साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, यहां हो जाएगा 90 90 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो यहां से एंगल ए इक्वल हो जाएगा 180, इससे माइनस होगा तो 180 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू एन। इतनी बात आप समझ में आ गई आपको। ये तो एंगल ए आपने इस ट्रायंगल से, जो आपको ट्रायंगल ए क्यू एन आर दिया गया, इससे आपने प्रिज्म एंगल कैलकुलेट किया है इन टर्म ऑफ क्यू एन आर, ट्रायंगल के टर्म में आपने कैलकुलेट किया। इसको क्वेश्चन नंबर आप दे सकते हो फर्स्ट। इसके बाद अभी आपने क्या किया था, ज्योमेट्री अप्लाई की थी किसमें, इस ट्रायंगल में। अब आप ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल में अभी अप्लाई की थी ए क्यू एन आर में, ये जो आयताकार जो इसका डायग्राम दिया गया है, इस पूरे प्रिज्म का जो डायग्राम है, इस प्रिज्म डायग्राम में जो आयताकार डायग्राम ए क्यू एन आर जो बन रहा था उसमें आपने अप्लाई किया है ज्योमेट्री। अब आपको ये ट्रायंगल जो दिया गया है क्यू एन आर, तो फ्रॉम ट्रायंगल यहां लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर, इस क्यू एन आर में ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एंगल दिए गए हैं, एक तो आर क्यू एन दिया गया है, एक क्यू एन आर, और एक एन आर क्यू। तो इसको लिख लेंगे, एंगल क्यू एन आर प्लस एन आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू एन। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री।
जैसे रेक्टेंगल के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, वैसे ट्रायंगल के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू यूज करना है। एंगल जो दिया गया है, एक ये एंगल है क्यू आर क्यू एन, और दूसरा एंगल एन आर क्यू। इनकी वैल्यू कितनी है, एन आर क्यू एन, एक तो ये दिया, वो कितना दिया, R1 दिया गया, और आर एन क्यू, ये दोनों क्यू एन आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। एंगल एन आर क्यू पता है, R2 दिया गया, और आर क्यू एन R1 दिया गया है, इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से R1 प्लस R2 जो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्यू एन आर। इसको इक्वेशन दे दीजिएगा सेकेंड। ये स्टेप आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। फिर से आप समझ लेते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया है ए क्यू एन आर, इसमें हमने ज्योमेट्री यूज किया है। रेक्टेंगल के चारों कोणों का योगफल है वो 360 के इक्वल होता है। इसमें दो कोण है 90 डिग्री पे, क्योंकि नॉर्मल के साथ बन रहे हैं इसलिए वो 90 डिग्री को हो जाएंगे। तो दो कोणों का योगफल 90 है, जब हमने योग किया तो 180 हो जाएगा। तो ये 360 से माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये पूरी जो ज्योमेट्री हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मेन काज क्या है, क्योंकि हमें प्रिज्म एंगल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रिज्म एंगल। इसलिए अब आप देख सकते हैं फिर हमने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड लाइट के नीचे जो ट्रायंगल दिया गया है वो कौन सा ट्रायंगल है, क्यू एन आर। तो इस ट्रायंगल में हमें क्यू एन आर कैलकुलेट करना है। तो क्यू एन आर कैलकुलेट करें, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल हमने किसके बराबर कर लिया, 180। ट्रायंगल है कितना, कौन सा, क्यू एन आर। इसके तीनों कोणों को हमने लिखा है, जिसमें दो कोण की जो वैल्यू है वो R1 और R2 है। तो R2 प्लस R1 हमने रख दिया, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, 180 माइनस क्यू एन आर, 180 माइनस क्यू एन आर। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, एंगल ए इक्वल R1 प्लस R2। इसी को लिख सकते हैं ए इक्वल टू R1, या फिर और एंगल ए इक्वल, क्योंकि R1 भी क्या है, एंगल है, R2 भी एंगल है, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये भी लिख सकते हैं इसको, एंगल R1 प्लस एंगल R2। एंगल दोनों साइड से हट जाएंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल R1 प्लस R2। तो ए की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड नंबर। ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, क्या की, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां तक आपने ये डेरिवेशन देखा कि इतने स्टेप तक आप करते चले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ए इक्वल टू प्रिज्म एंगल आपने कैलकुलेट किया है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब आपने यहां पे आपको ज्योमेट्री यूज करना है। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा क्यू एम आर, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, आप साथ में चलते रहें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए साथ में नोट्स बनाते चलें। एंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर में जो इसका बाहरी कोण है, बाह्य कोण जिसको बोलते हैं, वो कितना है, विचलन कोण है, उसी को डेविएशन एंगल कहते हैं, क्रोनकल डेल्टा है। बाह्य कोण इसका कितना है, क्रोनकल डेल्टा। अब आपको ये देखना है कि जो इस क्यू एम आर में जो क्यू और आर एंगल है, ये एंगल ये कितने होंगे, क्योंकि कोई भी लाइट रे, यहां भी ये प्रिज्म है, प्रिज्म की एक सरफेस है ए बी, इस पे ये नॉर्मल है, इंसिडेंट कर रहा है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से किसी सरफेस को क्रॉस करती है तो उनके साथ बने एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं।
दो लाइट रे, तो यहाँ पे ये देखो क्रॉस हो रही लाइट रे, एक इस तरह से आ रही है और एक ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं। ये इंसिडेंट पी से क्यू वाली ये सीधी निकल जा रही, और एक ये नॉर्मल, ये कौन सा है, ये नॉर्मल है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्रॉस करने के टाइम पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है, डॉट से। और एक हमने इस ब्लैक कलर से जो एक इंसिडेंट लाइट रे दिखाई, इसको हम डॉट करके सीधा ले जा रहे हैं, ठीक है, ये। और ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और इस पे ये नॉर्मल है। इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, क्योंकि ये दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इस एंगल में एक लाइट रे यहां से जा रही, टोटल एंगल तो आई हो गया, लेकिन यहां से एक लाइट रे जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो आर पे मिल रही है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की जो वैल्यू है वो कितनी है, R1। इसलिए ये टोटल एंगल, जब इसका ये भाग R1 है, यहां पे इतना पार्ट ये R1 हो जाएगा, तो टोटल आई है, तो इतना बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, I माइनस R1। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो I माइनस R1। फिर से आप देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की जल्दी नहीं करना, आपको फिर से समझना है कि ये आपतित किरण है, इंसिडेंट लाइट रे, अगर इसको सीधा बढ़ाएंगे तो इस सरफेस से सीधे निकल जाएंगे। इस पे क्यू पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये दोनों इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लाइट रे हमारी जा रही सीधी और इसको क्रॉस कर रही सेकंड लाइट, तो इनके साथ जो बने एंगल है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। बस इतनी बात आप समझ गए ज्योमेट्री की, यही ज्योमेट्री यहां यूज करना है। ये एंगल और ये टोटल एंगल, इतना, ये पूरा इतना, ये आई हो जाएगा, क्योंकि इतना एंगल आर है, R1 है, इसलिए बचा हुआ एंगल जो होगा वो R माइनस R1। यही थ्योरम हमें अप्लाई करना है इस पॉइंट पे। यहां भी क्या है, एक आपको नॉर्मल यहां दिया गया, ये नॉर्मल है, इस पे एक आपतित किरण है वो इंसिडेंट कर रही है इस तरीके से, ये आपतित किरण है कौन सी, क्यू पॉइंट से आर पॉइंट पे, इसके बाद ये क्या हुई, डेविएट हो गई, मतलब यहां से क्या हुआ, डेविएशन हुआ। अब आपने क्या किया, इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाया, तो वही चीज यहां भी मिल रही, यहां भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो इसके साथ बना एंगल कितना है, ई। तो ये भी टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि इतना एंगल जो है वो R2 है, इतना एंगल कितना है, R2, तो बचा हुआ एंगल जो हो जाएगा वो ई माइनस R2 हो जाएगा, ई माइनस R2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एंगल को, जो टोटल ई है, तो ये टोटल ई हो जाएगा, लेकिन इतना एंगल R2 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ई माइनस R2। समझ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब देखते हैं, यहां पे आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, QMR, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें एक थ्योरम अप्लाई करना, सपोज दैट ये एक्स और वाई और इसका आउटर एंगल जेड है, तो एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई, I माइनस R1, और y की वैल्यू कितनी दी गई, E माइनस R2, और z कितना दिया है, क्रोनकल डेल्टा, इतने ही तो दिया गया। और ट्रायंगल कौन सा है, MQR, ये ट्रायंगल दिया गया, इसी ट्रायंगल में हमें अप्लाई करना है। इतने ये छोटे छोटे से रे डायग्राम आपको हमने बताया ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए। एक फर्स्ट रे डायग्राम हमने कहा है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो क्रॉस के साथ जो बने एंगल हैं वो आपस में बराबर होते हैं, एक ज्योमेट्री ये लगाई। फिर हमने क्या किया, जो हमने रे डायग्राम बनाया था, उस रे डायग्राम में जो फर्स्ट सरफेस हमारी दी गई है, कौन सी सरफेस है, AB, और AC सरफेस से जो भी एक इंसिडेंट लाइट रे और एक इमरजेंट लाइट रे के साथ जो भी डायग्राम बन रहा है, उसको हमने यहाँ पे शो किया है। तो इसमें ज्योमेट्री जो अप्लाई की है उसको हमने बताया है कि किस तरीके से करना है। अब आपको एक और इसमें ज्योमेट्री यूज करना है, ज्योमेट्री का यूज है सब जगह पे। यहाँ पे क्या करना है, अंतःभिमुख कोण हमारे दिए गए एक्स और वाई, और बहिष कोण हमारे दिए गए जेड, क्योंकि ज्योमेट्री कहती है कि अंतःभिमुख कोणों का जो योगफल होता है वो बहिष कोण के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
ये एक ज्योमेट्री का फॉर्म है, उसको आप देख लेंगे। अब आपको क्या करना है, तो जेड की वैल्यू है कितनी, जेड की जगह कितना है, ये जेड है, ये अंतःकोण है और ये क्या है, बहिष्कोण है। तो जेड की जगह कितना है, क्रोनकल डेल्टा। एक्स की वैल्यू कितनी, आई माइनस आर वन प्लस जेड, वाई की वैल्यू कितनी, ई माइनस आर टू। इंटरचेंज कर लेंगे, क्रोनकल डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लेंगे, आर वन प्लस आर टू, ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। थर्ड फोर्थ से आप देख सकते हैं आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है, एंगल ए के बराबर, इसी को प्रिज्म एंगल कहते हैं। दोनों रिफ्लेक्टेड एंगल का जो योगफल है वो प्रिज्म एंगल के इक्वल है, ए के। तो आर वन प्लस आर टू की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए। तो यहां पे आ जाएगा क्रोनकल डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस ए। ये आपने यहां से सॉल्व किया। इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर वीडियो को रोक के इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हमको डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेविएशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। डेविएशन एंगल तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, मिनिमम डेविएशन देखना है। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में, तो उसकी ये शेप मिलती है। तो इसका ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम डेविएशन पॉइंट है। ये मिनिमम डेविएशन इस पॉइंट में मिल रहा है। अब इस मिनिमम डेविएशन के लिए जब इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमरजेंट, जो आपतित किरण है निर्गत किरण के बराबर, और दोनों अपवर्तित कोण जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। जो प्रिज्म के अंदर दोनों आर वन आर टू जो भी कोण है, सेकंड सरफेस का जो इंसिडेंट एंगल है और यहाँ ये इसका रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन। आई इक्वल टू आई ई और आर इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर टू। तो आपने अभी तक जो इक्वेशन प्रूफ किए हैं वो इक्वेशन आपके सामने, ए इक्वल टू आपने प्रूफ किया था आर वन प्लस आर टू, और डेविएशन एंगल आपने कैलकुलेट किया था आई प्लस ई माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपको इस दोनों इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रिज्म एंगल कैलकुलेट करते हैं। प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा, जब आर वन दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनकी आर वन इक्वल टू आर टू, इसको हमने मान लिया सपोज दैट आर। तो दोनों जब इक्वल होंगे आर के, तो आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा टू आर। ये वैल्यू हो जाएगी, ए की जो वैल्यू मिलेगी टू आर। अच्छा, इसमें आते हैं जो क्रोनिकल डेल्टा आपको कैलकुलेट करना है डेविएशन, आई इक्वल टू ई, ई इक्वल टू आर, आई हम मान सकते हैं। तो यहां पे आई प्लस आई माइनस ए। तो यहां से हो जाएगा क्रोनिकल डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ए। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आई कितना आएगा यहां से। तो क्रोनिकल डेल्टा इक्वल यहां से आई इक्वल टू आ जाएगा क्रोनिकल डेल्टा, इसको हम लिख देंगे मिनिमम, क्योंकि मिनिमम कंडीशन है ना, तो यही जो डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, इसलिए मिनिमम से डिनोट करेंगे। तो क्रोनिकल डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू, ये वैल्यू आपको मिलेगी इंसिडेंट एंगल की। और रिफ्लेक्टेड एंगल की यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल आपको मिल जाएगा कितना, ए बाई टू। अब आप क्या करेंगे, इस सरफेस में जो ये भी सरफेस दी गई, यहां आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो आपको स्नेल्स लॉ पता होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल
जहां से रेज आ रही है और जिसमें जा रही है, तो जा रही जिसमें जाती है उसको हम पहले रखते हैं। जाती हुई रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 अपॉन n1। होता क्या है इसको, साइन आई स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इट इज इक्वल टू द n2 1 सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि लाइट रे हमारी फर्स्ट टू सेकेंड जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम। लेकिन हमें क्या करना है, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, तो n2 1, इसी को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ठीक, तो आपको क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1। अब आपको वैल्यू यूज करना है आई और आर की, दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो दोनों वैल्यू जब यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ जो मिलेगा, आई की वैल्यू दी गई है क्रोनकल डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी है, a/2 साइन a/2 इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n2 अपॉन, ये वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट की। ये स्नेल्स लॉ के जो आपने इसमें रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म है, तो वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद में आपने ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर। अब एक इसमें और हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर एंगल मिनिमम है, अप्लाई स्नेल्स लॉ किसमें अप्लाई किया, तो वो यहाँ पे उस पॉइंट को सरफेस भी लिख लेंगे, फ्रॉम सरफेस यहाँ लिख लेंगे, इस जगह पे यहाँ लिख लो फ्रॉम सरफेस ए बी। ए बी का तो इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, तो n2 अपॉन n1 वही आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं इसमें एक कंडीशन और अप्लाई करना है, अगर कोई भी एंगल छोटा, बहुत ही छोटा है, स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, स्मॉल एंगल कंडीशन फॉर स्मॉल एंगल, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी थीटा। तो इसी तरह से साइन क्रोनकल डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, इसकी जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होगी वो किसके इक्वल होगी, क्रोनकल डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। मिनिमम इसके सफिक्स में, सेकंड जो वैल्यू है वो कितनी दी गई, साइन a/2, इसकी भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी a/2। तो यहाँ पे जो रेशियो है, तो स्नेल्स लॉ को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, अपॉन में कितना दिया गया, a/2, इसकी जो वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो हो जाएगी n2 अपॉन। ठीक, यहां तक आपको आ गया। आप देखो, टू से टू कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो क्रोनकल डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन ए इक्वल n2 अपॉन n2 अपॉन। अब देखो इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। n2 कितना है, ग्लास मीडियम है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, बट n1 क्या है, n1 एयर है, एयर मीडियम है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का n, n की वैल्यू, ग्लास कोई भी हो सकता है, सबके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल जाते हैं। वैसे ग्लास का 1.5 होता है, 3/2, 1.5 1.5 हम शो कर सकते हैं, लेकिन ग्लास भी डिफाइन करना, हर एक ग्लास की वैल्यू अलग होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो n2 इज इक्वल टू n, और n1 एयर के लिए कितना होता है 1, तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, n2 की n रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे, क्रोनकल डेल्टा मिनिमम अपॉन ए, और यहाँ ए कैंसिल हो जाएंगे तो +1 इक्वल आ जाएगा n अपॉन 1। तो इसको लिखेंगे क्रोनकल डेल्टा मिनिमम इक्वल आ जाएगा n-1
और अपॉन में ए है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपने मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया है। जो मिनिमम डेविएशन आप जो ट्रेस अभी कैलकुलेट किए थे, क्रोनिकल डेल्टा, डेविएशन एंगल और आई के बीच जो अभी ट्रेस आपने कैलकुलेट किया था, तो उसका ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो मिनिमम डेविएशन है वो उसकी वैल्यू जो होती है मिनिमम की डेविएशन, वो होता है, उसको क्रोनिकल डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। इसको जनरली एम लिखा रहता है, तो उसको मिनिमम ही पढ़ना आप, एम से मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम डेविएशन है। तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन इंटू, तो आप ये पूरा डेरिवेशन आप समझ गए होंगे। आई होप इसके जितने भी पार्ट हैं आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को आप रोक के उसके नोट्स बना सकते हैं और रे डायग्राम को आप फिर से देख सकते हैं। अच्छे से समझ लेंगे तो जरूर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम देंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अभी तक, उस लिंक को जरूर देखें। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।